नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अतश्री नवल नारायण कथा और इस अतश्री नवल नारायण कथा के 47 अंक आपके बीच पीछे आ चुके हैं। आज हम आपको 48वें एपिसोड में नवल नारायण कथा आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है हमारे सम्मुख उपस्थित दो श्रोता हमारे जनार्दन चाचा और संजय भैया, जो दोनों नवल नारायण के बहुत अच्छे मित्र हैं, जो बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको नवल नारायण के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली थी, उड़ती उड़ती हवा सुनी थी। फिर जब वो हमसे पूछने लगे उसके बारे में, हमारे पास जब आते हैं और वो पूछने लगते हैं, तो फिर मैं उनको नवल नारायण की पूरी जन्म कुंडली बताने लगता हूँ, ये कहते हुए कि आप इस कहानी को तब तक नहीं समझ सकेंगे जब तक नवल नारायण का पूरा जीवन ना जान ले। वहां से ये कहानी शुरू हुई थी। मैंने थोड़ा सा आपको रिकैप बता दिया और अब वही कथा जारी है। आज 48वें एपिसोड में है। आपको पिछले एपिसोड की कहानी पता होगी। उसमें समय ना जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। जहां पे कहानी चल रही थी उससे आगे बढ़ते हैं। नवल नारायण के कारनामे पिछले अंक में जो बताया था, नवल नारायण के वो कृत्य जारी हैं। नवल नारायण पोस्ट ऑफिस का वो समर्पित क्लर्क है जो घर घर जाकर के महिलाएं क्या गुप्त धन जमा करती हैं, अपने पति से चोरी से छुपा के बचा के अपने घर खर्च से उसको पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया जाए, उस पर ब्याज मिलेगा। अब ये सब बात कभी बताने के लिए, कभी समझाने के लिए, इसके बहाने नवल नारायण ने वहां कई महिलाओं से, कई घरों में कई महिलाओं तक नवल नारायण पहुंचते हैं अपना जंजाल लेकर के, क्योंकि नवल नारायण को पता है कि इसी बहाने से बात करके स्त्रियों को अपने पाले में करा जा सकता है और उसमें से फिर जहां दाव लग जाए वहां पे अपना खेल खेला जा सकता है। तो नवल नारायण का ये कार्यक्रम जारी है। तो संजय भैया पूछ बैठे, इन सबका खाता नवल नारायण ने खोला था? हमने कहा, संजय भैया, अब इन सबका खाता खुला था कि नहीं ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन उनको पासबुक जरूर दिया था नवल नारायण ने, पोस्ट ऑफिस का मुहर मार करके उस दिन का। ये तो नवल नारायण के हाथ में था, उसमें जरूर पैसा चढ़ाया हुआ था कि इतना पैसा आपका जमा हुआ। अब आपने पूछ लिया है तब भविष्य की बात हमको यहाँ बतानी पड़ेगी कि नवल नारायण जैसे जो हरामखोर क्लर्क होते हैं, आपको लगता है कि ये खाता पोस्ट ऑफिस में खुला भी होगा? संजय भैया बोले, हमको इसी बात का अंदेशा था ना रंजन बाबू, क्योंकि जो आदमी घर घर जा करके अगर महिलाओं को प्रेरित कर रहा है कि आपका खाता हम खोल देंगे और पति से चुपके धन को जमा करने वाला खाता खोल देंगे, तो उसे पता है कि सॉफ्ट टारगेट हमारी ये महिलाएं हैं। कभी भी इनका खाता नहीं खोलना है, कभी भी इनका पैसा जमा नहीं करना है, इनका पैसा बीच में गबन कर जाना है। और चूंकि ये पति से छुपाया हुआ पैसा होगा, इसलिए अधिकतर या तो इसके लिए कभी फाइट नहीं करेंगी या लड़ नहीं पाएंगी, या उन लोगों को टारगेट किया होगा, लगता होगा कि जो लोग इस तरह की कोई कानूनी लड़ाई लड़ेंगे नहीं। मैंने बोला, बिल्कुल ठीक समझ गए आप संजय भैया। आप शायद नवल नारायण को अब ज्यादा अच्छे से समझने लगे हैं। नवल नारायण ने ऐसे पता नहीं कितनी स्त्रियों का पैसा, वो पैसा गबन कर लिया जो उन लोगों ने अपने घरेलू बचत के नाम पर इस तरह जमा करके रखा था अपने पास। ब्याज मिलेगा का लालच दे करके खाता खुलेगा। कई लोगों को खाता दे दिया, पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा है आपका, उनको पासबुक भी दे दिया। बीच बीच में उन लोगों के पास जाके और भी पूछता रहा, कुछ और जमा करना हो तो बताइएगा। उन लोगों ने और भी कुछ पैसे दे दिए। कुछ लोगों को तो ये भी याद नहीं रहा कि कितने पैसे हमने जमा किए। और जब एक समय गुजरने के बाद वो पोस्ट ऑफिस में अपना पासबुक लेकर के वहां गए, तब तक तो नवल नारायण वहां से जा चुके हैं। तब उनको पता चला कि इसमें तो पैसा ही नहीं है। और ऐसे उसरी बाजार के कम से कम 10 से 12 केसेस धीरे धीरे प्रकाश में आए।
जो उनके पास स्टाम्प लगा हुआ पोस्ट ऑफिस का पासबुक तो है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद कहते हैं नहीं जी आपका कोई रिकॉर्ड पोस्ट ऑफिस में नहीं है। हो सकता है आप ये बहुत पुराना पासबुक लेके आए हैं जो आपने अपडेट नहीं कराया। बीच में हो सकता है आपने अपना ये खाता बंद करा लिया हो, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड पोस्ट ऑफिस में मिल ही नहीं रहा है। अब उनमें से कोई भी महिलाएं इस स्तर पे नहीं थी कि वो आगे जाके कंप्लेन कर सके, लड़ाई लड़ सके, क्योंकि कोई भी अपने 5, 7, 10,000 रुपए के लिए कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। वो भी उस परिस्थिति में जो चोरी छुपे का पैसा, जो घर में बचाया हुआ पैसा उसने इस माध्यम से पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया हो। अब अगर वो अपने परिवार को भी शेयर करती हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, तो बड़ा बाबू का नाम वो वहां वो भी नहीं बता सकती, क्योंकि अब घर वाले सवाल करेंगे तो बड़ा बाबू आते क्यों थे यहाँ पे, फिर वो नवल नारायण से खाता क्यों खुलवाया, तुम नवल नारायण से मिली कब, नवल नारायण को पैसा दिया कब। बहुत सारे सवाल फिर खड़े होंगे। और ऐसे सवाल ऐसा नहीं संजय भैया कि खड़े नहीं हुए, नवल नारायण के कारण उसरी बाजार में कई ऐसी महिलाओं को अपने पति की यातना झेलनी पड़ी। एक नर्स थी जो वहां की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो उसरी का था वहां पे पोस्टेड थी। अब उनके पति जब बाहर से लौट के आए तो पता चला नवल नारायण वहीं बैठे हैं, क्योंकि उनको दोपहर में ही लौट के आना होता था और नवल नारायण का भी वही टाइम। और एक दो बार के बाद उनके पति को शक हो गया, ये क्या बात है, ये संजोग नहीं हो सकता हर बार। और हर बार नवल नारायण का कुछ नया बहाना, कुछ ये बहाना। और पत्नी बेचारी अब नवल नारायण को कह नहीं पाती थी कि आप चले जाइए, और नवल नारायण वहां जाके बैठ जाते थे। अब वो ना कह पाए, जाके नवल नारायण बैठ जाएंगे, रास्ते में जा रहा था, चाय पीने का मन किया इसलिए आपके पास आ गए। इतना बेशर्म आदमी। और जब उसके पति लौट आए तब नवल नारायण उसको क्या बहाना बनाएंगे, अरे यार कंडोम लेने के लिए आए थे ना। बताइए, नवल नारायण एक, वो भले ही वो नर्सिंग स्टाफ है, नर्स की ड्यूटी करती है, दोपहर के समय में भरी दोपहरिया में अकेले उसके डेरा पर जाके, घर में जाके, और उसे अपने परिवार नियोजन का जुगाड़ मांगने के लिए गई, ये उसके पति को एक्सक्यूज बता रहे हैं। और ये नवल नारायण का कोई एक अकेला कृत्य नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण हैं, लेकिन अगर इन उदाहरणों में फंसेंगे तो कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप नवल नारायण का चरित्र क्या है ये तो समझ गए। तो आप ये मान के चलिए कि जितने लोगों का ये जो नवल नारायण ने खाता खोला, उनमें से शायद 2-4 का ही खाता खुल गया हो जिसको नवल नारायण को ये लगा हो कि ये मामला हमारे हाथ से बाहर जा सकता है। क्योंकि नवल नारायण माइंड रीडिंग का परफेक्ट खिलाड़ी है। वो जान जाता है कि ये कहां तक मेरा नुकसान करेगा, अगर ये खेल बिगड़ा तो इसमें कहां तक मेरा नुकसान होगा, और उसके बाद अकॉर्डिंगली वो दाव खेलता है। तो इनमें से अधिकतर महिलाओं के कभी कोई खाता पोस्ट ऑफिस में नहीं खुले। हाँ, ये नवल नारायण के लिए आसान था, पोस्ट ऑफिस से एक ब्लैंक पासबुक ले लेना, उस पे पोस्ट ऑफिस का मुहर लगा देना, उस पे दर्ज कर देना कि आपके खाते में इतने रुपए जमा आज हुए, क्योंकि वो तो क्लर्क था, काम ही यही था। लेकिन वास्तविकता में ना कोई खाता खुला, ना कोई फार्म भराया, ना कोई पैसा जमा हुआ। वो उनकी जमा पूंजी नवल नारायण उड़ा ले गए। जनार्दन चाचा बोलते हैं ये नवल नारायण अपनी आदतवा से बाज नहीं आए हैं, वहां भी मित्तल प्रसाद की पत्नी के साथ गलत सलत रिश्ते में भी थे, और मित्तल प्रसाद की कमाई मित्तल प्रसाद की पत्नी से वसूलते थे। मैं बोला बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं जनार्दन चाचा आप। इस आदमी का फितरत में ही यही है, पैसा पाने के लिए ये किसी हद तक गिर सकता है, और जिस औरत के साथ ये गलत सलत नाजायज रिश्ते बनाने जा रहा है, दूसरी तरफ उसका आर्थिक शोषण भी करना है। अगर मन से दे तो ठीक है, नहीं तो बहला के, फुसला के, धोखा देके, दगा देके, ये सारी फितरत में नवल नारायण भरपूर है। तो संजय भैया कहते हैं चरित्र तो यही उजागर हो रहा है, क्योंकि हमहू पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी किए हैं, हमहू क्लर्क रहे हैं, लेकिन हमने तो आज तक इस तरह किसी भी जनानी का जाके खाता खोलने के लिए हम नहीं गए हैं पूछने कि आप कोई गुप्त धन जमा करके रखे हैं। मैं बोला लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसरी में नवल नारायण ने ऐसे कम से कम 50 स्त्रियों को अपने झांसे में लिया। ये नहीं कह रहा कि सब 50 स्त्रियों के साथ नवल नारायण गलत रिश्ते, अपने ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन वहां तक वो पहुंचे।
उन लोगों को ऐसा आर्थिक झांसा दिया, शोषण किया उनका। और जब लगा नवल नारायण को कि नहीं, यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, यहाँ लिफ्ट नहीं मिल रहा है, तो नवल नारायण ने चुपके से उनका पैसा तो साफ कर ही लिया। फिर नवल नारायण दूसरी जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नवल नारायण एक के पीछे पड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। जहां लगेगा मिल रहा है तो ठीक है, अगर आसानी से नहीं आता, कोई रिस्क है, तो यहां से हट जाओ, दूसरी जगह अपना दाव ढूंढो। लेकिन नवल नारायण ने कम से कम इस झांसे के द्वारा 15 से 20 स्त्रियों को अपने जाल में पकड़ के रखा, और उस मकड़ जाल में उन स्त्रियों को 3-4 साल तक उलझाए रखा, और उनको बाद में कह दिया आपका पैसा जो है ना 5 वर्ष के लिए डबल होने के लिए जमा कर दिया है, मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा है, कभी भी ले लेना। और उसके बाद नवल नारायण का एक दिन ट्रांसफर हो जाता है। फिर वो सर्टिफिकेट मांगने लगती हैं, तो बोले अरे सर्टिफिकेट तो हम तुमको दे दिए थे, तुमको याद नहीं है। अब वो कैसे लड़ेंगे, किससे पूछेंगे? वो तो कह रही सर्टिफिकेट तो बड़ा बाबू आप ही के पास पड़ल था। अरे नहीं, हमने आपको दे दिया था, आपको याद नहीं है, कहीं रख के भूल गए होंगे, चूहा हुआ कुतर दिया होगा, फाइल फोल्डर तो आपके पास होता नहीं है, कहीं इधर उधर रख के भूल गए होंगे। फिर वो लोग गई अपना कुछ पोस्ट ऑफिस में रिकॉर्ड ढूंढवाने, इस समय में हुआ था। कुछ ऐसे भी मामले आए, नवल नारायण ने कहा ऑटोमेटिक डबल हो रहा होगा पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा, हमने एक बार लगा दिया था ना, तो अगली बार फिर डबल हो गया होगा, अगली बार फिर जाके आप पूछ लीजिएगा, मिल जाएगा। जब कुछ ऐसे रिकॉर्ड ढूंढने गई, उनको तो पोस्ट ऑफिस में कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला कि तुम्हारे नाम पे कभी खाता भी खुला है, ना सेविंग खाता खुला है, ना कोई एफडी खुला है, ना कोई किसान विकास कभी खरीदा गया है। वो सब हैरान परेशान। नवल नारायण इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। अब जब बात चल पड़ी है नवल नारायण के पोस्ट ऑफिस में कारनामे की, तो आपको और एक कारनामा बताते हैं। जो बीच में 1 साल गुजरा है, उसमें रंजीतवा देखता है कि सावन का महीना शुरू होने वाला है, और नवल नारायण भर भर झोला चिट्ठियां लेकर के आते हैं पोस्ट ऑफिस से, शाम को आते वक्त घर में। कौन सी चिट्ठियां? जो राखी जाती हैं, जो उसी पोस्ट ऑफिस से भेजी जा रही हैं, किसी भाई को बहनों के द्वारा राखी, वो चिट्ठियां भी वो वहां से डाक पेटी खुलेगी और उसको बैग में भर के नवल नारायण अपने घर लाएंगे। और रात भर नवल नारायण का पूरा परिवार, अरनहुआ बकलेश्वर, अब वो छोटा नहीं है, भले ही ये दोनों हरामखोर अरनहुआ और बकलेश्वर पढ़ता किसमें है, एलकेजी यूकेजी में, लेकिन ये भी लगे हुए हैं माया के दांव पेच से, पानी से गीला कर करके लिफाफे में चाकू लगा लगा के खोला जा रहा है रात भर उन चिट्ठियों को। किस लिए? किसी चिट्ठी में किसी भाई के लिए अपनी बहन ने राखी के साथ 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, मैक्सिमम मिलता था तो 20 रुपया, और इसके लिए ये हरामखोर नवल नारायण अपने पूरे परिवार के साथ रात रात भर इन चिट्ठियों का ऑपरेशन किया करता था। उसी से कोई चिट्ठी आगे नहीं जाती थी जो नवल नारायण ने सेंसर इस तरह से न किया हो, अपने घर में खोला ना हो, वो सावन के महीने में राखी वाली। और उसी पोस्ट ऑफिस से कोई ऐसी चिट्ठी किसी घर में पोस्टमैन के द्वारा बांटी नहीं गई जिसको नवल नारायण ने ये सेम प्रोसेस से घर में खोला ना हो। हर दिन आने और जाने वाले डाक को नवल नारायण भर के ले आता था बैग में, और रात रात भर उनका ऑपरेशन चलता था। जो चिट्ठियां आसानी से खुल गई वापस चिपकाई जा सकती हैं, तो उनको वापस गोंद से चिपका दिया गया। और अगर कुछ चिट्ठियां ऐसी चिपकी हुई हैं जो नहीं खोला जा सका, जिनके लिफाफे फट गए, डैमेज हो गए, तब नवल नारायण क्या करेंगे? उन चिट्ठियों को फाड़ देंगे, उसकी राखी को निकाल के साइड में रख देंगे, उसमें से कुछ पैसा मिला तो वो तो नवल नारायण का है ही, और नहीं मिला तो उनको वापस ऐसे डाल के उनको फिर अगले दिन भेज देना है। लेकिन जो ऐसे करने में डैमेज हो गई, उनका क्या होगा? सवाल आपके मन में उठेगा ना। उन चिट्ठियों से ये नवल नारायण की पत्नी माया अपना सुबह चावल बनाने का अधहन खदकाती थी। वो जो रात में वो राखियां निकाली गई हैं, वो जो चिट्ठियां निकाली गई हैं, फाड़ी गई हैं इस तरह से, जो डैमेज हो गई, क्योंकि 500-500, 600 रात भर में चिट्ठियां खोला जा रहा है, अरनहुआ खोल रहा है, बकलेश्वर खोल रहा है, कंपटीशन लगाते रही माया। 1 घंटे में तुमने 15 ही खोला, देखो हमने तो 30 खोल दिया। आप बहुत बड़ा कारनामा कर दी भाई। प्रोफेसर हंस की बहन कितना बड़ा कारनामा की है, एक बहन होकर के, एक स्त्री होकर के, एक बहन ने अपने भाई को राखी भेजी है। इसके भी 2 मुए भाई हैं माया के,
लेकिन एक तो भाई है, दूसरा तो भाई नहीं है ना। भाई के नाम पे तो वो, अब क्या कहें, भैया नहीं है, वो तो सैया है। कंस जो है माया का बचपन का यार आना है, बचपन वाला प्यार है वो। कंस का बचपन वाला प्यार है, माया का नहीं। माया तो उस वक्त भी अच्छी खासी बालिग थी, 30 साल के आसपास की उम्र में थी। वो माया कंपटीशन रख देती है अर्नवा, बकलेसवा और रंजितवा के बीच में। रंजितवा कोई चिट्ठी खोलना पसंद नहीं है। रंजितवा भरे मन से एक आध खोलता है, फिर इधर उधर टाइम गुजारता है। तो क्या होता है, 1 घंटे में तूने कितना खोला रे बकलेसवा? तो 15। अर्नवा ने कितना खोला? तो 25। माया कहेगी हमने खोला 32। नवल नारायण हाथ उठाएंगे, बोलेगा हमने तो खोल दिया 40। सबसे कम कौन खोला? रंजितवा। क्या कर रहा था? सिर्फ 2 या 3 को मैं खोल ही रह गया, क्योंकि रंजितवा को पसंद नहीं आता था। वो ये खोलता ही नहीं था, वो खोलना नहीं चाहता था। ये उसे पाप कर्म लगता था, क्योंकि रंजितवा को याद आता था उसकी तो कोई बहन नहीं है, लेकिन किसी बहन ने बड़े शिद्दत से अपने भाई के लिए ये भेजा होगा। ये क्या कर रहे हैं? रंजितवा ने उन दिनों रेडियो पर, टीवी का जमाना नहीं था इसलिए गाने को देखा नहीं था, रेडियो पर गाना सुना करता था। तो रंजितवा ने सुना था, कभी चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। ये गाना बड़े दिल में उतर गया था रंजितवा के। तो रंजितवा सोचा करता था, कितनी शिद्दत से एक बहन ने अपने भाई को, मेरी तो कोई बहन नहीं है जो मुझे भेजे। तो रंजितवा को प्यार करने वाले वो गांव मोहल्ले की बहनें मिल गई थी, वो बीना दीदी मिल गई थी, जो बड़े प्यार से आके राखी बांध जाती थी। और उसमें उसे इतनी फीलिंग आती थी, तब उसे समझ में आता था हमारी अपनी बहन नहीं है। बिना दीदी राखी बांधने आती है उस दिन, और उस दिन भी मैं रो पड़ता हूँ। मुझे वो फीलिंग उनसे मिलती है जिसकी अपनी खुद की बहन होती होगी, और वो उससे दूर है। और वो अपने भाई के पास भेजा ही है ये चिट्ठी, पोस्ट ऑफिस में डाल के, और इस उम्मीद में कि भाई को मैं मिठाई नहीं खिला सकी, इसलिए उस चिट्ठी के साथ उसने उसमें 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए जो उसकी मन किया उसने उसमें डाल दिया है। और ये नवल नारायण क्या कर रहे हैं? ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए। तो नवल नारायण उससे पूछते हैं, तुमको रे रंजितवा काहे नहीं तुमसे खुल रहा है चिट्ठी? तो रंजितवा कहता है मैं नहीं खोलूंगा, मुझे ये गलत लगता है। क्योंकि रंजितवा अपना बात अब उसको यही समझ में आता है कि बताना तो पड़ेगा। तो नवल नारायण डंडा लेते हैं और उसे जी भर के, जितना उस पर जोर आजमाइश कर सकते हैं, पहले भी वजीरगंज में किया था ना, वैसा ही जोर आजमाइश कर डालते हैं। आधी रात का समय है, कोई बचाने नहीं आ सकता, कोई हेल्पर नहीं आ सकता। माया बस अपनी जगह पे बैठे बैठे इतना ही कह रही कि तुमको खाने को मिलता है कि नहीं, उसमें पैसा लगता है कि नहीं, स्कूल जाते हो वहां मास्टर फी लेता है कि नहीं, किताब कॉपी लगता है उसमें पैसा आता लगता है कि नहीं। तो फिर ये जो एक कमाई हो रहा है, कमाई हो रहा है, ये माया का शब्द है। ये जो घर की कमाई है, इसमें तुम जो योगदान दे सकते हो क्यों नहीं दे रहे हो? ये बकलेसवो खोल सकता है, अर्नवो खोल रहा है, 1 घंटा में इतना खोल दिया, तू काहे नहीं खोल सकता? तरीतवा कहता है मैं ये खोल दिया का मतलब नहीं है, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, ये गलत है, ये पाप कर्म है, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। नवल नारायण दोबारा लाठी डंडा लेके पिल पड़ता है, अपना सारा गुस्सा उतार लेता है, बोला सबसे बड़ा पुण्यात्मा साले तुम ही बने हुए हो। तो रंजितवा एक सवाल पूछता है, अभी आपने मुझे क्या कहा कि तुम ही साले पुण्यात्मा बने हुए हो? साला किसको कहते हैं? जिसकी बहन से शादी करे। तो क्या आपने मेरी उस मरी हुई बहन से शादी कर लिया है जो 3 साल की उम्र में मर गई थी? अब नवल नारायण को काटो तो खून नहीं। नवल नारायण जवाब नहीं दे पा रहा। रंजितवा आंख में आंख डाल के सवाल करता है नवल नारायण से कि अब घिघी क्यों बंद रही है? अब आप बताइए कि मुझे आपने जो कहा साला, मैं आपका साला हुआ, इसका मतलब हमारी तो कोई बहन है नहीं। और ये जो मुंह बोली बहन है बीना दीदी, ये तो आपसे शादी करेंगे नहीं, इनसे तो आपका शादी हुआ नहीं है। वो जो मर गई उससे क्या आपने शादी कर लिया था जो मैं आपका साला हुआ?
नवल नारायण को चूंकि अब कोई जवाब नहीं सोचता है, और जहां जिस जगह पे जाकर के आदमी निरुत्तर हो जाता है, उसके बाद क्या करता है, और नवल नारायण जैसा हरामखोर क्या कर सकता है, तो जनार्दन चाचा कह उठते हैं और मारेगा और क्या करेगा, और क्या किया होगा रंजन बाबू। मैं बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं जनार्दन चाचा। उसके बाद और जितना जोर आजमाइश कर सकता था उसने कर लिया। और माया रजितवा को बैठे बैठे और ताना मारे जा रहे कि और गलथेथरी करो, जुबान लड़ाओ, ये नहीं कि अपना गलती मान ले, माफी मांग ले, कहे कि नहीं अभी तक नहीं खोले तो कोई बात नहीं, अब हम चिट्ठियों को सबको खोलेंगे इन्हीं की तरह से। लेकिन ये तो लड़ने पे पील पड़ा है, और ऊपर से नहीं तो मुंहजोरी कर रहा है। संजय भैया कहते हैं गलत बात को गलत कहना, सही को मैं बोला संजय भैया यही तो सबसे बड़ी समस्या है। नवल नारायण के सामने आप गलत को गलत, सही को सही नहीं कह सकते। नवल नारायण के पूरे परिवार और पूरे खानदान के सामने भी नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें से कोई सही है ही नहीं। और अगर इनको इनका कृत्य याद दिलाने लगे तो सबसे पहले वो आपको राह भटकाने की कोशिश करेंगे। आप आम की चर्चा करेंगे तो वो इमली की करना शुरू करेंगे। उस पार्टिकुलर घटना के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, उसको इधर से उधर मोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका काम है कंफ्यूज करना आपको। लेकिन जब आप अगर डिफ्यूज नहीं होते, अपने रास्ते पे पड़े रहते हैं, आप फिर उसी से जुड़ा सवाल मुद्दा का पूछेंगे, तो अंततोगत्वा बल प्रयोग किया जाएगा, और कुछ नहीं तो आपको गाली गलौज किया जाएगा, और कुछ नहीं तो आप सबके बारे में ऐसा ही बोलते हैं, इसलिए आप ही सबसे बड़े। ये बिल्कुल भाई, अगर चारों के चारों वहां पे एक ही चरित्र के मिले हुए हो, तो वहां पे एक चरित्रवान का होना बहुत बड़ी समस्या है। फिर तो वही गलत है जो चरित्रवान है वहां पे। संजय भैया बोलते हैं सही कह रहे हैं रंजन बाबू। मैं बोला उस दिन रंजितवा सिर्फ इसलिए लात खाया, इसलिए उसको पिटाई हुई, क्योंकि नवल नारायण शनिवार का दिन था, बहुत सारी चिट्ठियां लेके आए थे, और 2 दिन में शनिवार और रविवार का दिन मिलेगा, 2 दिन में बहुत सारी चिट्ठियों का ऑपरेशन हो जाएगा, और सोमवार की डाक में वापस वो बांट आएंगे, बटने के लिए जाना है। अब उस काम में रंजितवा ने साथ दिया नहीं। अब रंजितवा ने जब साथ दिया नहीं तो अब क्या होना था, रंजितवा की पिटाई होनी थी। ऊपर से नवल नारायण से सवाल जवाब कर दिया, तो नवल नारायण ने और पिटाई कर दी। नतीजा ये हुआ कि रजतवा के पीठ पर बेत के छड़ी के इतने निशान थे, इतने निशान थे, और हर एक चोट से, हर एक चोट पर, हर एक छड़ी की चोट पर खून छलकाया था। लेकिन माया को क्या लेना देना है, माया कभी देखने नहीं आई, कभी पूछने नहीं आई, वो अपने दर्द से परेशान रहा। अगला दिन संडे का भी गुजरा, फिर रात में चिट्ठियां खोली गई, फिर रजितवा को कहा गया कि आज खोलोगे कि आज भी पिटाओगे। रजितवा कहता है नहीं, पहले तो 2 बातें हैं, अब तो हम कल पिट चुके हैं, आज हम फिर पिटाएंगे इस काम के लिए। अगर इसका इससे मुझे मुक्ति मिल जाती है कि मुझे वो पाप नहीं करना, तो ये थोड़ा सा छोटा है, मैं ये सजा ले लूंगा। और दूसरा, ये जो हमारे जीजा जी हैं, क्योंकि नवल नारायण ने साला कहा था, तो रंजितवा ने जिद पकड़ा, क्योंकि रंजितवा सूरी है, रंजितवा जिद्दी है। तो रंजितवा ने पकड़ा, ये जो जीजा जी हैं, जीजा जी हमको पीट ले, इसके लिए कोई बात नहीं, अभी तो पापा रहे नहीं, इन्होंने कल साला कहा है, तो अब ये हमारे जीजा जी हैं, तो जीजा जी को बोल दो हमारी जितनी पिटाई कर सकते हैं वो कर ले। अगर ये पिटाई करने से, ये राखी ना खोलने की सजा पिटाई खाना है, तो मैं इस पाप से बच जाऊंगा, वो ज्यादा सरल रास्ता है। और दूसरा, माया से कहता है कि अब ये जीजा जी बताए कि हमारी जो बहन है कैसे मरी, जो बार बार तुम कहती हो दत्त बाबू से पूछो, दत्त बाबू से पूछो, क्योंकि माया दिन रात पाठ पढ़ाया करती थी अर्नवा को, बकलेसवा को, रजितवा को। तुम्हारे दादा ने ठीक से देखभाल नहीं किया, खाना नहीं दिया, दवाई नहीं दिया, बीमार थी तो डॉक्टर के पास नहीं ले गए, इसलिए तुम्हारी बहन मर गई। बाकी सबकी बहनें देखो राखी भेजती है, तुम्हारी भी बहन अगर आज होती, तो आज कहीं होती तो जिंदा, तो तुम लोगों को राखी बांधने आती ना। तो इस तरह जो पाठ पढ़ाती रहती थी, तो रंजितवा उसी पाठ से लेके कहता है भाई जीजा जी को पूछो, अब जीजा जी बताए कि हमारी बहन कैसे मरी। क्योंकि जी में भाई जीजा जी ने तो शायद शादी कर ली होगी, तभी तो मैं हुआ ना साला इनका। अब नवल नारायण के ऊपर पड़ गया ये बात। अब नवल नारायण क्या कर सकता है, फिर से छड़ी उठाया, ये कल वाला बात को आज भी गलथेथरी कर रहा है।
तो रंजीतवा कहता है जीजा जी मार लीजिए जितना भी मन करे, लेकिन अब माया ये नहीं कभी कहे मुझे कि दत्त बाबू बताए कि वो बहन कैसे मरी थी। अब तो ये आप बताएंगे क्योंकि ब्याह आपने कर लिया था, जिम्मेदारी आपकी थी वो हमारी बहन की। संजय भैया कहते हैं नहीं रहा है रंजन बाबू, ये साला हरामखोर नवल नारायण को बहुत लानत है। तो जनार्दन चाचा कह उठे संजय हम तो इसके आगे कुछ और भी कहानियां आगे बढ़े इसके इंतजार में थे, बड़ा ही दुखद घटना है, लेकिन तुम लानत भेज दियो तो हमको भी भेजना पड़ेगा। हमने कहा जनार्दन चाचा कह दीजिए आप भी लानत, हम भी सोचे थे कि इसका अगला वाला पॉइंटवा बतावेंगे जहां पाठक जी भी आते हैं। इसके आगे की कहानी भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन अभी लानत भेज दी है तो अब ठीक है, आज के एपिसोड को खत्म मान लिया जाए, 48वां को। तो जनार्दन चाचा भी कहते हैं नवल नारायण तेरे इस कृत्य को कौन माफ करेगा, इस दुनिया में मौजूद कोई ईश्वर तेरे कृत्य को माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। तुम्हारी भी तो बहनें हैं दो दो, और तुम्हारे ये जो पत्नी है माया इसके भी तो दो दो भाई हैं। मैंने फिर याद दिलाया नहीं, एक तो भाई थे लेकिन एक भैया नहीं, एक सैया है वो जो कंस है माया का। हम इतनी देर से आपको इतना यही तो रिश्ता बता रहे हैं कि दोनों का रिश्ता क्या है दोनों के बीच में। कहते हैं जनार्दन चाचा ठीक है, एक तो भाई है, उसको पता है कि एक हमारे भैया कोई तो है, एक है तो। मैं बोला जनार्दन चाचा जिसने एक भैया को संयम बना लिया उसको भाई बहन के प्रेम से क्या लेना देना। अगर उसको इस प्रेम से कोई लेना देना होता और उसके अंदर अगर खानदानी कोई गुण होता और संस्कार होते, ये जो निकम्मा निठल्ला पति है, ये जो राखी फाड़ फाड़ के लोगों के भेजे रुपये को अपनी कमाई बताने बैठा है, उसके ऊपर लानत नहीं भेज देती, उसके ऊपर मुंह पर चावल का पसाया हुआ माड़ नहीं फेंक देती, जो चावल का आधान खौलाती थी उसी से उसके मुंह पे नहीं जला देती मुंह। अगर इसके अंदर थोड़े संस्कार होते कि ये क्या कर रहा है ये। संजय भैया बोले बात सही कह रहा है, लेकिन शायद नवल नारायण के मेहनत की कमाई यही थी रात भर राखी फाड़ना। मैं बोला बिल्कुल ये इनकी मेहनत की कमाई थी, रात भर सपरिवार लगे रहते थे राखी फाड़ने में। रहितवा ने मना किया था मैं नहीं फाड़ूंगा, मुझे ये गलत लगता है, पाप लगता है। तो रजितवा की जो गत बनाई थी उन्होंने, अब इससे आगे की कहानी हम नहीं बताएं इसलिए भाई अभी नहीं बताएंगे, इसके आगे की कहानी मैं आपको और बताता हूँ अगले एपिसोड में। तो नवल नारायण की मेहनत मशक्कत की कमाई क्या थी ये आप जान गए, तरीका क्या था ये आप जान गए। माया ना नवल नारायण को इसके फिक्र के मेरी भी दो बहनें हैं, तो एक भाई का प्यार बहन के लिए क्या होता है, इसकी इज्जत रखे, कम से कम मान मर्यादा रखे। ना माया को इसकी चिंता है। रजितवा को फील हुआ मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो रजितवा की पिटाई हुई, क्योंकि इनकी दुनिया में भाई बहन के प्यार का क्या मतलब है। इनके लिए तो कमाई का जरिया है, और उस कमाई के जरिए में रजितवा पाप पुण्य पढ़ा रहा है। अब नवल नारायण ने सार कह दिया तब रजितवा पीछे पड़ा हुआ है कि अब तो इनको हम पापा नहीं जीजा ही कहेंगे। अब जीजा जी जवाब नहीं दे पा रहे, आए तो थे खुद ही उसको सार बना के जीजा बनने, लेकिन जब वही रिश्ता रंजितवा दोहरा रहा है तब कहा जा रहा है रंजितवा बदमाश है, ये मुंह ठेठी कर रहा है। संजय भैया जनार्दन चाचा कहते हैं इतना पर भी अगर नवल नारायण को शर्म नहीं आया और नवल नारायण अपने कृत्यों के ऊपर शर्मिंदा होकर के अपने आप के अगर परिवर्तन नहीं किए, तो रंजन बाबू इतना तय है कि नवल नारायण इस दुनिया का सबसे धूर्त मक्कार और पतित इंसान है। मैंने कहा जनार्दन चाचा और संजय भैया इसमें कोई शक नहीं है कि नवल नारायण इस दुनिया का सबसे धूर्त मक्कार और पतित इंसान है। उसने इस जिंदगी में शराफत के आड़ में इतने खेल करे हैं, इतने खेल करे हैं, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, जो आप कहते थे कैसे यकीन करें कि नवल नारायण के अपने बहू के साथ रिश्ते हो सकते हैं, ये हम क्या सुन रहे हैं, अर्णव बाबू ये क्या कह रहे हैं। अर्णव बाबू जो कह रहे हैं वो अर्णव बाबू के दिल की बात है,
दिल का दर्द है कि उनकी पत्नी भी उनकी नहीं है। नवल नारायण ने उसे भी कब्जा कर लिया उनको पैसे देने के लिए, और एक तरह से कहिए दोनों के बीच सौदा हो गया कि तुम अपनी पत्नी मेरे हवाले करो और हम तुम्हें मुंह मांगा पैसा देंगे, तुम्हारी अयासियों की पूर्ति का ठीका मेरा, तुम्हारे हर गुनाह को छुपाने का ठीका मेरा। उसके एवज में संजय भैया कहते हैं अब तो यही लग रहा है, आपने जितना कहानी सुनाया उससे यही लग रहा है। तो मैं बोला संजय भैया और जनार्दन चाचा, आपने लानतें भेज दी हैं, आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। तब तक जो नियम है नवल नारायण कथा सुनाने का, भाई नियमों हम ही बनाए हैं, नवल नारायण कथा के रचयिता भी हम ही हैं। लेकिन नवल नारायण नाम तो नवल नारायण के ही एक बड़े ही घनिष्ठ से मिला था मुझे। उसी ने कहा था आज श्री नवल नारायण कथा, एक दिन नवल नारायण कथा बन के चलेगा। तो देखिए दुनिया में कुछ भी बोला जाता है कहीं तो प्रकृति उसको सुन लेती है। अब उस प्रकृति ने हमें आदेश दिया कि अरे रंजन बाबू, ये रंजीत बाबू का जो बाप है ना, बाप नहीं मौसा है, तो इसके ऊपर नवल नारायण कथा आप लिखिए ना। देखिए भाई अब ईश्वर ने आदेश दिया, प्रकृति ने, तो हम लिख दिए। अब नवल नारायण कथा चल रहा है, आप सुन भी रहे हैं, एक दिन किताबों छप जाएगा। उम्मीद करते हैं कि नवल नारायण जैसे जितना भी लोग होंगे वो सब इस कथा को सुन रहे होंगे। हंस जी तो मर चुके हैं, लेकिन हंस का भाई कंस, कंस जैसे जो लोग होंगे वो इस कथा को सुन रहे होंगे। समाज में कुछ सीख जाएगा और लोग जागरूक हो सकेंगे कि ऐसे ऐसे हरामखोर लोग आपके बीच में बड़े ही रसूखदार दिखते हुए, बड़े ही शरीफ दिखते हुए, बड़े ही लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हुए आपके बीच में मौजूद हैं। क्योंकि आप अरनउआ को बात से नहीं पकड़ सकते कि ये इतना भी गया गुजरा हो सकता है। अभी मैंने कहानी में नहीं बताया है, आगे आने वाला है, जो अपनी सगी मौसेरी भांजी के साथ गलत रिश्ता भी बना सकता है। अब बकलेस्वा का शक्ल देख के आप नहीं पकड़ सकते कि बकलेस्वा इन सब चीजों का गुनहगार होगा। वो भी अरनउआ की पत्नी के साथ, गौरी भौजी के साथ, वो भी उस पाप का हिस्सेदार बना हुआ होगा। खेल वो भी खेल रहा होगा अपनी शराफत की आड़ में। एक तरफ दिखा रहा होगा अरनउआ बुरा है, अरनउआ ऐसा है, और उसकी आड़ में अपना चरित्र उज्जवल करते हुए खेल तो वो भी खेल रहा है। और जब लगा उसे खेल ये पकड़ रहा है, रंजितवा के पास सबूतें आ गई हैं, रंजितवा के हाथ सब कुछ लग चुका है, रंजितवा उस जगह तक पहुंच गया है जहां मेरे चेहरे पर नकाब नहीं बचेगा, तो फिर अपना पाला बदलता है। तो कहानी आगे जारी रहेगी, आपको पता है। अब मैं विदा लूंगा क्योंकि लघु शंका करके जो आनी है वक्ता को जाना पड़ता है, ये नियम है। तो मैं जा रहा हूँ लघु शंका करने, और जनार्दन चाचा और संजय भैया एकदम बिजी हो गए हैं। ये जो नवल नारायण के नए नए जो सिगुफे खुल रहे हैं ना, अभी एकदम संजय भैया जनार्दन चाचा से और डिस्कस कर रहे हैं कि नवल नारायण क्या क्या हरामखोरी करता था। क्यों? अंदर की बात आपको बताएं। संजय भैया को पोस्ट ऑफिस में भर्ती कराने के लिए नवल नारायण ने रिश्वत लिया था, और कहा था ये रिश्वत हम नहीं ले रहे हैं संजय, ये तो सुपरिटेंडेंट साहब तक जाएगा। आपको पता है ना कि वो ऋषिकेश मिश्रा जी जो इंस्पेक्टर थे, एक वो देवलाल बाबू थे, उन सब से नवल नारायण का जान पहचान था, बहुत बड़ा चमचा था, एक तरह से कहिए उनका एजेंट था। तो वो जो उधर भगत जी हैं, और भगत जी का भी बेटा को उन्हें भर्ती कराना था पोस्ट ऑफिस में, गांव के पोस्ट ऑफिस में, छोटे छोटे जो ब्रांच ऑफिस होते हैं। और उसी तरह संजय भैया को भी पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगाना था। नवल नारायण ने रिश्वत लिया था, और ये कह के लिया था इंस्पेक्टर साहब के पूछेंगे, इंस्पेक्टर साहब इतना ले रहे हैं, सुपरिटेंडेंट साहब ने इतने की मांग करी है। तो अब तक संजय भैया को लगता था ना कि नवल नारायण बड़ा ईमानदारी से उसका काम किए हैं, नवल नारायण उसको एकदम अपना घर का पारिवारिक मेंबर मानते हैं। लेकिन अब संजय भैया का विश्वास टिकल है, वही जनार्दन जी से चर्चा करने लग पड़े हैं धीरे धीरे
ये जनार्दन जी, अब तो हमको ये लग रहा है कि जो इतना हरामखोर नवल नारायण जो चिट्ठियां तक से में से भी पैसा निकालता था, हमको जो भर्ती कराने वाला पैसा लिया था, उसमें नवल नारायणवा का हिस्सा क्या था? हमको लगता है कि ये लोग हमसे सवाल पूछेंगे, तो ये सवाल का जवाब शायद हमको देना पड़ जाए, तो इसके लिए हम तैयार हैं। और भाई आप लोग हमारे व्यूअर और पाठक न हैं, तो अब हमको तैयार होके आना पड़ेगा, थोड़ा देर तक सूसू करेंगे, क्योंकि हमको ये सब का जवाब देने के लिए तैयारी करके आना है। क्योंकि भाई नवल नारायण का ये पाप अब संजय भैया को समझ में आने लगा है कि ये नवल नारायण साला जितना सीधा दिखता है ये है नहीं, ये अंदर से बहुत डहंडल है। और जो इस तरह की हरकतें कर सकता है, राखी तक में से साला पैसा निकाल सकता है, वो हमारे लिए गया मुफ्त में दौड़ता होगा हैदराबाद से गया तक। तो निश्चित रूप से जितना डिमांड उन्हें सुपरिटेंडेंट साहब किए होंगे, उससे कुछ बढ़ा के इंस्पेक्टर साहब बोले होंगे, इंस्पेक्टर साहब से कुछ बढ़ा के नवल नारायणवा लिया होगा हमसे, चुपचाप अपना हिस्सा सरका लिया होगा। हम साला इसको जो शरीफ आदमी समझते हैं ना, ये शरीफ आदमी है नहीं। अब ये उन दोनों का डिस्कशन हो रहा है। मैंने तो दरवाजे के पीछे से भड़क के सुन लिया, अब मुझे तैयार होके आना है कि अब ये सवाल हमारे सामने आने वाला है। आपको ही बता दिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब शायद देखिए, अगर जनार्दन चाचा और संजय भैया ने हमसे पूछ दिया तो हम आपको आगे बताएंगे, ये चर्चा शायद अगले एपिसोड में हो, और अगर ना पूछे तो ना भी हो। चलिए ठीक है, आपको थोड़ा हिंट दे दिया है आगे का। मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड फ्राइडे को आएगा। आज वेडनेसडे है तो फ्राइडे, बस एक दिन कल का गैप के बाद मिलते हैं यार, सब टीम।